Question number 1 we have is the permanent tooth showing least variability in the eruption time is. The answer is mandibular incisors. देखो जो eruption time की वेरिएबिलिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम टूथ टू टूथ एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कई लोगों में दांत जल्दी आते हैं किसी भी रीज़न की वजह से बोल सकते हैं हम, और कई लोगों में दांत जो है वो लेट आते हैं. अकॉर्डिंग टू गार्न ने एक क्लासिफिकेशन दी थी जिसके हिसाब से लोएस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन eruption टाइम इज सीन इन मैंडिबुलर इंसाइजर्स. लगभग 90% लोगों में मैंडिबुलर इंसाइजर्स उन्हीं 3 साल की रेंज के अंदर इरप्ट कर जाते हैं जिसमें उन्हें इरप्ट करना चाहिए. इन कॉन्ट्रास्ट जो मैंडिबुलर सेकेंड मोलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं इन इरप्शन टाइम. इनकी रेंज जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 6.5 ईयर्स ऑफ डिफरेंस. मतलब ओरल कैविटी में प्रेजेंट होगा लेकिन ये 6.5 साल की रेंज शो कर सकता है इरप्शन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हैप्लोडोंट मीन्स. हैप्लोडोंट का क्या मतलब होता है? हैप्लोडोंट मीन्स सिंगल कोन फॉर्म टूथ. सिंगल कोन फॉर्म का टूथ बनाता है, मतलब एक बड से डेवलप हो रहा है. ये ज़्यादातर लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाता है जैसे कि फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. अब एक बड से बन रहा है तो इसका एक ही कस्प बनता है, इट विल फॉर्म सिंगल कस्प. ठीक है. बाकी 3 ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. 3 कस्प इन अ लाइन को हम कहते हैं ट्राइक्नोडोंट. 4 कस्प इन अ लाइन को हम कहते हैं क्वाड्री ट्यूबरकुलर और क्वाड्री कस्पिड. 3 कस्प इन अ ट्राइंगल इसको हम कहते हैं ट्राई ट्यूबरकुलर और ट्राइब्नोस्फेनिक. ओके. सिंगल कोन फॉर्म टूथ हैप्लोडोंट होता है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द स्मॉलेस्ट कस्प इन द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर इज. द आंसर इज डिस्टल कस्प. डिस्टल कस्प सबसे ज़्यादा छोटा होता है. मैंडिबुलर परमानेंट फर्स्ट मोलर की हम बात करेंगे. मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर शोज 5 कस्प. 5 कस्प होते हैं इसके पास. पहला होता है मीजियोबक्कल कस्प, सेकेंड इज डिस्टोबक्कल कस्प, थर्ड इज डिस्टल कस्प. क्लियर. देन वी हैव मीजियोलिंगुअल कस्प एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प. मीजियोबक्कल कस्प जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट. दिस इज द लार्जेस्ट वन. मीजियोबक्कल इज द लार्जेस्ट कस्प ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर, followed by mesiolingul cusp, followed by distolingual cusp, followed by distobuccal cusp. ठीक है. और सबसे छोटा इसमें होता है डिस्टल कस्प. अब मैंडिबुलर सेकंड मोलर की बात कर लेते हैं. ये हमारे पास है फर्स्ट मोलर. वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट सेकंड मोलर. सेकंड मोलर में 2 बक्कल कस्प होते हैं, मीजियोबक्कल एंड डिस्टोबक्कल, एंड 2 लिंगुअल कस्प, मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प. ठीक है. On both the type of mandibular molars, the 2 mesial cusp, that is mesiobuccal cusp and mesiolingual cusp, these are larger than the 2 distal cusp. जो mesial cusp होते हैं वो larger होते हैं than the distal cusp. तो distal में हमारे पास distobuccal आ जाएगा and distolingual आ जाएगा. और 5th cusp जो होता है that is distal cusp, वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है. दोनों molars की बात कर रहे हैं comparatively अगर बात करते हैं तो. द लार्जेस्ट कस्प, अब हम मैंडिबुलर को छोड़ दे रहे हैं. ठीक है. अब हम मैक्सिलरी की बात करते हैं. लार्जेस्ट कस्प इन परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर इज मीजियोलिंगुअल कस्प. दिस मीजियोलिंगुअल कस्प इज द लार्जेस्ट. ठीक है. और स्मॉलेस्ट कस्प जो होता है उसमें डिस्टोलिंगुअल कस्प होता है, क्योंकि मीजियोलिंगुअल ज़्यादा जगह घेर रहा है इस साइड पे, तो डिस्टोलिंगुअल विल बी स्मॉलेस्ट. ये मैक्सिलरी की बात है एंड दिस इज अबाउट मैंडिबुलर. ओके. Next question we have is the cusp of caribulum is present on. The answer is the mesiolingual cusp of first molar lingually, या फिर हम इस कैसे कहते हैं palatally on first permanent maxillary molar. Cusp of caribulum maxillary molar के अंदर दिखता है. The cusp of caribulum is found lingual to the mesiolingual cusp of maxillary first permanent molar, that is mesiolingual cusp, and this is lingual to mesiolingual cusp for the maxillary first permanent molar. अब ये जो मीजियोलिंगुअल कस्प है ये लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड कस्प है एंड इट बिकम्स लेस प्रोमिनेंट इन सेकंड एंड थर्ड मोलर्स. इसके साथ साथ जो कस्प ऑफ कैरिबुला है वो भी लेस प्रोमिनेंट हो जाता है इन सेकंड एंड थर्ड मोलर्स. कस्प ऑफ कैरिबुला इज सीन मेनली इन प्राइमरी मैक्सिलरी सेकंड मोलर. अगर हम प्राइमरी टीथ में बात करें तो मैक्सिलरी सेकंड मोलर प्राइमरी में जो ई होता है हमारे पास उसमें हमारे पास कस्प ऑफ कैरिबुला दिखा जाता है. कैरिबुलाइज कस्प इज अ टिपिकल एसेसरी कस्प which may vary in shape and size. It may vary in composition of enamel, it may vary in composition of dentine, or it may be without a pulpal extension. ठीक है. The genetic etiology of cusp of caribuli suggests that genes PAX, 2 genes इसके साथ एसोसिएट होती हैं, genes PAX and genes
MSX are responsible for formation of cusp of Caribou. ठीक है, even though it's not functional, it can be used to distinguish population. कई लोगों में ये होगा, कई लोगों में ये नहीं होगा. तो it can be used in forensics and anthropological studies. The grooves separating the cusp may be prone to caries, and there might be problem in placement of orthodontic bands due to improper adaptation. एक दिक्कत ये दे सकता है ये कि इसके जो ग्रूव होते हैं, लिंगुअल कस्प के साथ जो ग्रूव बन रहा है उसमें केरी स्टार्ट हो सकती है, और वो ऑर्थोडोंटिक बैंड्स की प्लेसमेंट में भी हिंडर कर सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा अनाटोमिकली वो वेरीड है तो. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्लिक रिज इज फॉर्म्ड बाय. ऑब्लिक रिज कौन कौन बनाता है? देखो ये चीज़ हमारे पास जो है ऑब्लिक रिज है, तो दिस इज हमारे पास दिस इज डिस्टोबक्कल, दिस इज मीजियोबक्कल कस्प, दिस इज मीजियोलिंगुअल कस्प एंड दिस इज डिस्टोलिंगुअल कस्प. तो डिस्टोबक्कल एंड मीजियोलिंगुअल कस्प या फिर मीजियोपैलेटल कस्प हम बोल सकते हैं ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर, दे फॉर्म ऑब्लिक रिज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग ऑफ द स्टेंसन डक्ट इज ऑपोजिट टू सेकंड अपर मोलर. ठीक है, दैट टू ऑन द बक्कल म्यूकोजा. स्टेंसन डक्ट का दूसरा नाम होता है पैरोटिड डक्ट. जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है वो ओपन करती है नियर द मैक्सिलरी सेकंड परमानेंट मोलर. मैक्सिलरी सेकंड परमानेंट मोलर इन द बक्कल म्यूकोजा, मतलब बक्कल म्यूकोजा में ओपन करती है नियर द मैक्सिलरी सेकंड मोलर के रीजन में. अब बाकी जो टाइप ऑफ डक्ट्स होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. सेकंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड डक्ट. सबमैंडिबुलर ग्लैंड डक्ट का दूसरा नाम होता है वॉटन्स डक्ट. ठीक है, और ये ऑन द ईदर साइड ऑफ द लिंगुअल फ्रेनम, मान लो ये हमारी जीव है तो लिंगुअल फ्रेनम जो है उसकी ईदर साइड पे ये ओपन करती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है कैरंकुला सब लिंगुएलिस. कैरंकुला सबलिंगुएलिस इसका दूसरा नाम है. तीसरा हमारे पास जो डक्ट है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड डक्ट. सबलिंगुअल ग्लैंड डक्ट में हमारे पास बार्थोलेन डक्ट आती हैं और उसके साथ माइनर ग्लैंड डक्ट्स आ जाती हैं. बार्थोलेन डक्ट जो है वो नियर सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन करता है, मतलब सब मैंडिबुलर के पास ही बार्थोलेन ओपन कर रहा है, और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है वो ओपन करते हैं इनटू द सबलिंगुअल फोल्ड इंडिपेंडेंटली. इनका कोई स्पेशलाइज लोकेशन नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच इंडेक्स कोरिलेट्स द मैच्योरेशन स्टेटस of a tooth to its developmental stage. Answer is Demijarin's index. देखो Demijarin's is one of the simplest, most practical and widely employed methods to predict the age and maturation in children and adolescents, probably due to its detailed description and radiological or radiographic illustrations of the two developmental stages. ठीक है, Demijarin's method accesses the mandibular left side teeth from central incisor to second molar. कभी कभार थर्ड मोलर जो है वो मैक्सिमम केसेस में एक्सक्लूडेड मानते हैं. किस किस को एक्सेस कर रहा है ये? मैंडिबुलर लेफ्ट साइड की टीथ को फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर टू सेकंड मोलर. ठीक है, लेफ्ट बात आ रही है. वेल द मेथड ओरिजिनली एक्सक्लूडेड थर्ड मोलर, Chiliot and Demijarin proposed a modification that included this tooth. In the modified method, the calcification of the teeth was divided into 10 stages and was numbered from 0 to 9. ठीक है, जो नया मॉडिफाइड इंडेक्स था उसमें 0 to 9 इन्होंने स्टेजेस दी और ये 10 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया. जो 0 है दैट डिनोट्स द कैल्सिफिकेशन इज येट टू बिगन. द स्टेज 5 इंडिकेट्स द क्राउन कंप्लीशन while the stage 9 represents completion of the tooth calcification. Based upon the amount of calcification visible on the radiograph, each tooth is given an appropriate developmental stage. हर एक टूथ को एक developmental stage में ये क्लासीफाई करता है. Depending upon developmental stage, each tooth is given a maturity score, और इसी maturity score के basis पे हम जो है वो age को पता करते हैं. Next question we have is all the primary 8 anteriors are erupted in the children by the age of, the answer is 14 to 16 months. 1 से 1.5 साल के बीच में सारे प्राइमरी एंटीरियर्स जो हैं दैट इज ए बी बी, ठीक है, मतलब जो एंटीरियर्स हैं सी भी आ जाएगा, डी नहीं मानेंगे क्योंकि डी मोलर आ जाता है. ए बी सी जो है हमारे पास वो 1 से 1.5 साल के बीच में किसी भी बच्चे के अंदर आ जाते हैं जो कि नॉर्मली ग्रो कर रहा है. क्लियर.